स्वागत है। आज हम बिजनौर के एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुआ था। हाँ, और खत्म हुआ एक बेहद चौंकाने वाले हत्याकांड पर। बिल्कुल। सोचिए, एक 60 साल का पिता सुभाष तोमर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि उसका बेटा सौरभ लापता है। सुनने में एक सामान्य चिंताजनक मामला लगता है ना? बिल्कुल। एक पिता अपने बेटे को ढूंढ रहा है, इससे ज्यादा सीधा क्या हो सकता है? पर हमारे पास जो स्रोत है, मतलब पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट और कुछ स्थानीय अखबारों की कटिंग्स, हाँ, वो बताते हैं कि कुछ ही दिनों में पुलिस की जांच की सुई घूमकर शिकायत करने वाले पिता पर ही आकर टिक गई। और यही इस केस को इतना इतना ज्यादा उलझा हुआ और परेशान करने वाला बना देता है। सही कहा। ये सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे घर की कहानी है जिसकी दीवारों के पीछे भरोसे, रिश्ते और मर्यादा सबकी हत्या हो चुकी थी। बेटे की हत्या होने से भी बहुत पहले। बहुत पहले। आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ जो इस भयानक अंजाम तक पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोपी का पहला कदम। बेटे की हत्या करने के बाद सुभाष तोमर का अगला कदम क्या था? वो खुद पुलिस के पास गया। यही बात हैरान करती है। उसने अपने ही बेटे सौरभ तोमर की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई इंसान इतना बड़ा अपराध करने के बाद कानून के सामने जाकर ऐसा नाटक कैसे कर सकता है? देखिए, ये असल में क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक क्लासिक पैटर्न है। अच्छा। इसे आप एक तरह का अटैक इज द बेस्ट डिफेंस कह सकते हैं। अपराधी को लगता है कि अगर वो खुद ही जांच का हिस्सा बन जाएगा, एक पीड़ित पिता की तरह। हाँ बिल्कुल, एक पीड़ित पिता की तरह व्यवहार करेगा तो किसी को उस पर शक नहीं होगा। वो कहानी को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये कोई घबराहट में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, ये दिखाता है कि हत्या के बाद उसमें पछतावा नहीं था, बल्कि खुद को बचाने की एक ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना थी। तो वो जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस को शक हुआ कैसे? आखिर एक पिता पर शक करना, वो भी शुरुआत में, आसान तो नहीं होता होगा। नहीं होता, लेकिन हमारे एक स्रोत में जो पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट का हिस्सा है, उसमें एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। क्या? सुभाष ने एफआईआर में बताया था कि उसका बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। ये तो सामान्य बात है। हाँ, लेकिन पुलिस ने रूटीन जांच में जब सौरभ के मोबाइल फोन की लोकेशन खंगाली तो पता चला कि उसका फोन कभी भी घर के टावर लोकेशन से बाहर गया ही नहीं था। अच्छा, तो ये पहला बड़ा विरोधाभास था। बिल्कुल, कहानी में पहली दरार। वही तो। ये वो पहला धागा था जिसे पकड़कर पुलिस ने पूरी कहानी उधेड़ दी। एक लापता व्यक्ति जिसका फोन घर पर ही सिग्नल दे रहा हो, ये किसी भी अनुभवी पुलिस वाले के लिए एक रेड फ्लैग है। इससे पुलिस का शक घर के अंदर मौजूद लोगों पर गया होगा, सीधे तौर पे। और जब सुभाष तोमर से इस बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसकी झूठी कहानी बिखर गई। और जब वो कहानी बिखरी तो उसके नीचे से जो सच निकला, उसने तो सबको चौंका दिया होगा। यकीनन उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे सौरभ की हत्या की है। हाँ, और सिर्फ हत्या ही नहीं कबूली, बल्कि उसके पीछे की वजह भी बताई। वजह थी सुभाष तोमर का अपनी ही बहू, यानी अपने बेटे सौरभ की पत्नी के साथ अवैध संबंध। ओह, ये वो सच था जिसे उसका बेटा जान गया था, और इसी सच को दबाने के लिए उसकी जान ले ली गई। ये तो रिश्तों के ताने बानों को झकझोर कर रख देने वाली बात है। यहाँ सिर्फ एक अपराध नहीं हुआ, यहाँ भरोसे का कत्ल हुआ है। बिल्कुल। लेकिन 60 साल की उम्र में एक व्यक्ति का अपनी बहू के साथ इस तरह का रिश्ता, ये सिर्फ एक नैतिक पतन से कहीं ज्यादा लगता है। ये है भी। इसे समझने के लिए हमें उस व्यक्ति के मनोविज्ञान को देखना होगा। ये सिर्फ नैतिक पतन नहीं है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम इसे अभेद्यता का भ्रम कह सकते हैं। अभेद्यता का भ्रम मतलब इनविंसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, हो सकता है कि 60 साल की उम्र में परिवार के मुखिया के तौर पर सुभाष तोमर को यह लगने लगा हो कि उसके अधिकार, उसके फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कि वो घर का राजा है और उसके बनाए नियम ही कानून है। मतलब एक तरह का अहंकार कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक यही, ये अहंकार ही इस अपराध की असली जड़ हो सकता है। उसे लगा होगा कि वो इस राज को हमेशा के लिए दबा सकता है, लेकिन जब उसके अपने बेटे ने ही उस अधिकार को चुनौती दी, हाँ, उस राज को बेपर्दा कर दिया, तो ये उसके अहंकार पर सीधी चोट थी। उस बेटे का जिंदा रहना उसके इस भ्रम को, उसकी झूठी सत्ता को हर पल चुनौती देता। इसीलिए उसे रास्ते से हटाना ही उसे एकमात्र उपाय लगा। यही लगता है। और जिस पल सौरभ को ये सच पता चला होगा
उस पर क्या बीती होगी। एक ही पल में उसे अपने पिता और अपनी पत्नी दोनों से विश्वासघात का पता चला। वो टकराव का लम्हा कितना भयानक रहा होगा। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। वो इस त्रासदी का, कह सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट था, सच का सामने आना। शायद इसी टकराव के बाद हुई बहस इतनी बढ़ गई कि सुभाष ने आपा खो दिया। या शायद ये पहले से ही सोचा समझा था कि अगर सच सामने आया तो बेटे को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया वो भी बहुत कुछ कहता है ना। बहुत कुछ। सूत्रों में साफ लिखा है कि सुभाष ने अपने बेटे को कुदाल और तमंचे से मारा। एक नहीं, 2 अलग-अलग तरह के हथियार। हाँ। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? फोरेंसिक नजरिए से देखें तो 2 हथियारों का इस्तेमाल अक्सर कहानी को और गहरा कर देता है। ये 2 हथियार 2 अलग-अलग मानसिक स्थितियों की ओर इशारा करते हैं। कैसे? कुदाल यानी एक फावड़ा या कुदाल, वो एक बेहद नजदीकी और क्रूर हथियार है। इसका इस्तेमाल दिखाता है कि हमलावर के मन में बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। मतलब एक व्यक्तिगत टकराव। हाँ, एक व्यक्तिगत टकराव। और तमंचा यानी एक देसी पिस्तौल। तमंचा दूरी बनाने का हथियार है। ये एक सोचे समझे इरादे को दिखाता है। तो यहाँ 2 संभावनाएं हो सकती हैं। अच्छा। पहली कि कुदाल से हमला करने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि बेटा किसी भी हालत में ना बचे, तमंचे का इस्तेमाल किया गया हो। इसे ओवरकिल कहते हैं, जो अत्यधिक गुस्से को दिखाता है। और दूसरी संभावना यह है कि हमला शायद एक व्यक्तिगत टकराव और हाथापाई से शुरू हुआ, जिसमें कुदाल का इस्तेमाल हुआ, और फिर स्थिति को पूरी तरह खत्म करने के इरादे से तमंचे का इस्तेमाल किया गया। किसी भी सूरत में ये संयोजन अपराध के पीछे की निर्ममता और ठंडे दिमाग को एक साथ दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, ये उस सच को दबाने की एक हताश और हिंसक कोशिश थी जो बाहर आ चुका था। और इस हताशा का एक और पहलू है, अपराध बोध को दबाना। वो कैसे? अक्सर अपराधी अपराध को सही ठहराने के लिए पीड़ित को ही दोषी मानने लगते हैं। हो सकता है कि सुभाष के दिमाग में उसका बेटा ही विलन बन गया था, जो उसकी इज्जत और उसके अधिकार पर सवाल उठा रहा था। सही कहा। उसने अपने दिमाग में खुद को सही ठहरा लिया होगा। चलिए अब इस घटना के सामाजिक प्रभाव पर आते हैं। जैसा कि हमारे एक स्रोत में लिखा है, यह सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं था, ये पारिवारिक रिश्तों और विश्वासघात की एक शर्मनाक घटना है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये सनसनी शब्द यहाँ बहुत अहम है। आखिर इस तरह के अपराध समाज को इतना क्यों हिला देते हैं? क्योंकि ऐसे मामले समाज के सबसे बुनियादी विश्वास पर हमला करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा परिवार, हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। हाँ बिल्कुल। पिता पुत्र का रिश्ता तो हमारे सामाजिक ताने बाने की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। जब वही पिता रक्षक की जगह भक्षक बन जाए और वजह इतनी शर्मनाक हो, तो ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रहती, ये एक तरह का सामूहिक डर पैदा करती है कि अगर एक पिता ऐसा कर सकता है तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। सही कहा। यह भरोसे के संकट को जन्म देता है। ये घटना दिखाती है कि बुराई कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे सबसे करीबी, सबसे पवित्र माने जाने वाले रिश्तों के भीतर भी पनप सकती है। और इसीलिए ये समाज के लिए एक आईने की तरह काम करती है। बिल्कुल, जो हमें रिश्तों की जटिलताओं और मानवीय स्वभाव के अंधेरे पक्ष का सामना करने पर मजबूर करती है। इसीलिए ऐसी घटनाओं की चर्चा हर गली, हर नुक्कड़ पर होती है, क्योंकि ये हमारे साझा नैतिक मूल्यों और विश्वासों पर सीधा प्रहार करती हैं। तो आज हमने बिजनौर हत्याकांड के हर पहलू को खंगालने की कोशिश की, एक गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट से शुरू होकर पुलिस की जांच में मिले एक छोटे से सुराग तक, और फिर उस सुराग से खुला एक अवैध संबंध का राज, कुछ छिपाने के लिए की गई एक क्रूर हत्या। हर कदम पर विश्वासघात और धोखे की एक नई परत थी। ये मामला इस बात का एक स्याह उदाहरण है कि कैसे छिपाए गए राज और टूटा हुआ विश्वास एक परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। एक बेटे की जान चली गई, एक पिता हत्यारा बन गया, और एक पूरा परिवार समाज की नजरों में हमेशा के लिए बिखर गया। और इस पूरी तबाही की नींव एक ऐसे रिश्ते पर रखी गई थी जिसे कभी पनपना ही नहीं चाहिए था। इस पूरी कहानी में हमने पिता के अहंकार, बेटे की त्रासदी और कानून की प्रक्रिया पर बात की, लेकिन एक किरदार है जिसके बारे में हमारे स्रोत लगभग खामोश हैं। बहू? हाँ, बहू। इस पूरी त्रासदी के केंद्र में होने के बावजूद उसकी भूमिका, उसकी स्थिति, सब कुछ एक अनकहा अध्याय है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरी कहानी में वो सिर्फ एक मोहरा थी,
एक मजबूर शिकार थी या उसकी चुप्पी के पीछे कुछ और कहानियां भी छिपी हो सकती हैं? बिल्कुल। उसका पक्ष जाने बिना ये कहानी शायद हमेशा अधूरी ही रहेगी।